नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के विशेषांक में आज हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव के बारे में। केरल में इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस यहां 10 साल से विपक्ष में है। लगातार 2 बार लेफ्ट की सरकार बन चुकी है। लेकिन अगर ओपिनियन पोल पर भरोसा करें, तो लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार केरल में बन सकती है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमिताभ, कांग्रेस मतलब आमतौर पे तो परंपरा ये रही थी केरल में कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ, लेफ्ट दोबारा से सत्ता में आ गया और यूडीएफ जिसका कांग्रेस मुख्य घटक है, उसको विपक्ष में ही रहना पड़ा। लेकिन अब जो आपका ओपिनियन पोल वोट वाइब का बता रहा है कि करीब 33% वोट जो है वो मिलेंगे यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को और 29% वोट मिलेंगे एलडीएफ यानी लेफ्ट गठबंधन को, जबकि एनडीए यानी बीजेपी प्लस को करीब 19 से 20% वोट मिलने की उम्मीद है। तो अमिताभ, ये जो 4% की लीड हम यहाँ देख रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो क्या ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होगी आपके हिसाब से, या मतलब सीटों में कैसे तब्दील होगी ये? देखिए, वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन तो इशू रहता है, और खास करके केरला में जहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, वहां 2021 के चुनाव में एलडीएफ जीत करके वापस आई थी और वोट शेयर डिफरेंस काफी कम था। तो सीट शेयर में कहना तो मुश्किल है। अभी भी लगभग 15% लोग हैं जो जो अनडिसाइडेड है, या कह रहे हैं कि पता नहीं हम किसे देने वाले हैं। तो 15% जो है लोग जो हैं जो अनडिसाइडेड हैं वो किंग मेकर हो सकते हैं। अभी जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे उसमें भी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी। तो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और अब तो सरकार यहाँ पे 10 साल से है, तो ट्रेंड का भी एक फर्क पड़ता है कि ट्रेंड मतलब नॉर्मली लोग यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, बिकॉज केरला के लोगों में ये बिलीफ है कि चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं। पिनरी विजयन की एज भी हो गई है, और जो फैक्टर सिर्फ कांग्रेस के काम में नहीं कर रहा है वो है इन फाइटिंग या फैक्शनलिज्म। बहुत सारे सीएम कंटेंडर्स हैं, और इन फाइटिंग फैक्शनलिज्म की वजह से लेफ्ट में, खास करके जब मैं पिछले आई थिंक 6 महीने पहले गया था वहां पर, तो लेफ्ट लीडर्स में ये बिलीफ है कि इन फाइटिंग और फैक्शनलिज्म की वजह से एक हरियाणा का रिपीट जो है यहाँ पर हो सकता है। तो अदरवाइज कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हारेगी तो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार होगी यहाँ पर। लेकिन एक बात जो बहुत साफ दिख रही है अमिताभ यहाँ पर, कि सरकार के प्रति बहुत नाराज़गी है। मतलब 51% लोग जो है सरकार से नाराज़ है, 31% कह रहे हैं वेरी पुअर और 20% कह रहे हैं पुअर। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का मतलब तो ये हुआ कि लेफ्ट के लिए तो भले ही कांग्रेस जैसे भी लड़ेगी, लेकिन लेफ्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, लेफ्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब जहां पर लोग 5 साल में सरकार से ऊब जाते हैं या परेशान होकर के, या क्योंकि चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट सरकार को गिरा देते हैं, तो यहाँ पर ये सरकार 10 साल से है। तो 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पर है। 51-52% के करीब लोग पुअर या वेरी पुअर कह रहे हैं। हालांकि गुड, वेरी गुड और एवरेज जो है वो अगर तीनों मिला लें तो वो 46% होता है। यानी यहाँ पर नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग, यानी एक्सेलेंट प्लस गुड प्लस एवरेज माइनस पुअर एंड वेरी पुअर, नेगेटिव है, जो आपको किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। चाहे वो आप हमारा आसाम का ट्रैकर देख लें, या बंगाल का देख लें, या बिहार का देख लें। नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स की पॉजिटिव है, तभी जा करके इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स, भले ही वो जेडीयू बीजेपी अलायंस हो, या एनडीए हो असम में, या टीएमसी हो वेस्ट बंगाल में, वो लीड में रहते हैं जब नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग पॉजिटिव है। यहाँ नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग नेगेटिव है कई कारणों से। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइस राइज यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तीन अहम मुद्दे हैं। लगभग 50% के करीब टॉप 3 इश्यूज इसको बता रहे हैं लोग।
तो जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी काफी हाई है। तो एक फर्टाइल ग्राउंड है, जैसा आपने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो उसके लिए कांग्रेस ही इसका कारण रहेगी। तो जैसे हरियाणा में अगर सेल्फ गोल किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसके लिए वो चर्चित भी है एक तरह से, तो आई थिंक लेफ्ट अब लार्जली इसी चीज पर डिपेंडेंट है कि फैक्शनलिज्म की वजह से हो सकता है कांग्रेस पार्टी अच्छे से इस एंटी इनकम्बेंसी को भुना ना पाए। नहीं पर अमिताभ ये गांधी फैमिली के लिए भी प्रेस्टिजियस चुनाव है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद है वायनाड से, इससे पहले राहुल गांधी सांसद रहे। तो गांधी परिवार के लिए भी ये प्रेस्टीज की बैटल है केरल, क्योंकि अगर यहाँ पे दोबारा नहीं जीतते तो बाकी देश में तो जीत नहीं रहे, लेकिन केरल में नहीं जीतेंगे तो एक मैसेजिंग का सवाल होगा यहाँ से। हाँ, प्रेस्टीज बैटल है और कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीतना, क्योंकि अगर लेफ्ट जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए काफी इश्यूज होंगे, क्योंकि केरल एक तरह से स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस पार्टी का। और लोकसभा चुनाव में खास करके पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, या मुझे लगता है 3 लोकसभा चुनाव में लगभग, कांग्रेस यहाँ से स्वीप कर रही है। पहले जी। राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी यहाँ पर एमपी रहे हैं। देखिए, एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने की वजह से भी पेचीदगी जो है वो किसी भी कॉन्टेस्ट में बढ़ जाती है, क्योंकि एनडीए को भी लगभग 19% वोट शेयर दिख रहा है। उतना ही दिख रहा है जो उसको लोकसभा में मिला है, और एक एमपी यहाँ पर भाजपा का भी जीत करके आया था। अभी लोकल बॉडी पोल्स में भी तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उसकी जीत हुई और उनका मेयर इंस्टॉल हुआ है। तो क्योंकि कॉन्टेस्ट ट्रायंगुलर है, तो उसकी वजह से अ, कहीं ना कहीं भाजपा क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी वोट साधने में लगी हुई है। वहीं पर एलडीएफ जो है वो भाजपा का भय दिखा करके कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट बैंक, यानी मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज के भी वोट बैंक में धीरे धीरे सेंध मारने में सफल हो रही है, जो कि ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। तो ये सारे एंगल्स की वजह से भी चुनाव थोड़ा पेचीदा हो जाता है। नहीं तो बीजेपी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम में जो म्युनिसिपल इलेक्शन जीता, राजीव चंद्रशेखर वहाँ मेहनत भी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो करीब 19% वोट है, और मैं ये देख रहा था अमिताभ कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर डबल डिजिट में था, 14% और 12%, 2016 में और 2021 में। तो अगर ये 19% पर जाता है, तो ये पहली बात किसको नुकसान पहुँचाएगा? एलडीएफ को नुकसान पहुँचाएगा या कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, केरल में जो पॉलिटिक्स है वहां पर सीपीएम इज कंसिडर्ड एज द हिंदू पार्टी और कांग्रेस इज कंसिडर्ड एज द माइनॉरिटी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में आईयूएमएल और केरला कांग्रेस पहले अलायंस या घटक दल हुआ करते थे। अब केरला कांग्रेस में टूट हो गई है, बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं। 2 बड़े फैक्शन अभी एलडीएफ में भी हैं, एक एलडीएफ में है और एक यूडीएफ में है। तो क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बेस है, सपोर्ट बेस है वहां पर, वो नायर समाज विच इज जनरल अपर कास्ट और एजावा ओबीसीज में, हिंदू ओबीसीज में है। तो क्योंकि सीपीएम इज द हिंदू पार्टी, तो बड़ा नुकसान जो है वो एलडीएफ को वहां पर बीजेपी करती है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो वो तीसरे धड़ होने की वजह से ऑपोजिशन का वोट भी स्प्लिट करती है, तो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को स्प्लिट कर रही है। जहां एंटी इनकम्बेंसी हमें 52% दिख रहा है, वहीं वोट शेयर 33% दिख रहा है कांग्रेस को और 19% दिख रहा है भाजपा को। यानी एंटी इनकम्बेंसी का जो एक वॉइस है वो स्प्लिट होता है। तीसरी बात है कि जैसे जैसे भाजपा मजबूत होती है केरल में, पिछली बार भी हमको ये देखने को मिला था, एक सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी वोटर्स जो यूडीएफ के साथ रहा है इतने दिनों तक, फिर देखता है कि कौन भाजपा को हरा सकता है और उस तरफ से वो शिफ्ट करता है। तो पिछली बार मुस्लिम समाज का लगभग बराबर बराबर वोट एलडीएफ और यूडीएफ को बटा था। तो जो नुकसान एलडीएफ को बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध मारने की वजह से होता है या हो सकता है,
वो थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट हो सकता है, जो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन एलडीएफ के फेवर में हो सकता है, अगर आगे जाकर के ट्रैकर्स में या आगे जाकर के ऐसा माहौल बनने लगे कि एलडीएफ जो है वो वापस चुनाव जीत रहा है कांग्रेस के इनफाइटिंग फैक्शनलिज्म या अदर इश्यूज की वजह से। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मतलब यहाँ पे सिचुएशन। तो सबसे आखिर में अमिताभ, जो वीडी सतीशन हैं कांग्रेस के, उनको 22% लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और पिनारी विजयन जो है वो नंबर 2 पे चल रहे हैं, शैलजा नंबर 3 पर है, राजीव चंद्रशेखर जो है चौथे नंबर पर है, और 5वें नंबर पर शशि थरूर है। तो मैं भले ही शशि थरूर का लोकल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन नेशनली ये माना जाता है कि बहुत बड़े नेता है और वो केरल, मतलब कांग्रेस से वो नेगोशिएट भी कर रहे हैं एक बेटर डील। लेकिन यहाँ तो शशि थरूर 5वें नंबर पे दिख रहे हैं जो आपके ट्रैकर में। देखिए क्या हुआ है कि जब आई थिंक जून या जुलाई में हमने लोगों से पूछा था कि यूडीएफ का सीएम फेस कौन होना चाहिए, तो उस वक्त पर शशि थरूर नंबर 1 पे थे और वीडी सतीशन नंबर 2 पे थे। क्या होता है सर्वे में किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर लोग देते हैं उसमें एक रिसेंसी बायस होता है। तो उस समय पे आपको ध्यान होगा शशि थरूर छाए हुए थे टीवी चैनल्स पर। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उनका एक बहुत नेशनलिस्ट पिच रहा और वो बाहर डेलीगेशन को भी लीड करके गए थे। तो उस टाइम काफी न्यूज में थे, तो एक टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल था। बट जैसे जैसे लोकल लेवल चुनाव है ये और अब वीडी सतीशन वहां पर काम करते दिख रहे हैं और एक बड़ा चेहरा भर के उभर रहे हैं पिनरी विजयन के साथ। उनके खिलाफ एक अभी आई थिंक सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो का भी एक केस सरकार ने कर दिया है। तो वो एक ऑपोजिशन का या कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो कंबाइंड बेसिस पर भी यूडीएफ के जो लीडर्स हैं, शशि थरूर प्लस केसी वेणुगोपाल प्लस वीडी सतीशन, इन तीनों की रेटिंग ज्यादा है शैलजा या विजयन प्लस एम ए बेबी से। तो ऑन अ कंबाइंड बेसिस भी जो है आपको सीएम रेस में यूडीएफ के लीडर्स दिख रहे हैं। और क्योंकि 19% के लगभग का एक वोट बेस दिख रहा है, तो उसमें अब क्योंकि अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर है, वहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक प्रखर भूमिका में उभर रहे हैं केरला की पॉलिटिक्स में भाजपा की तरफ से, तो उनका नाम भी अच्छे खासे लोग जो है वो 14-15% के लोग ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी। वोट वाइब ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे किया है, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। वोट शेयर में 4% की बढ़त है। एलडीएफ मतलब लेफ्ट अलायंस दूसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस बढ़त के बावजूद अभी भी चुनाव में कम से कम 2.5 से 3 महीने हैं। अमिताभ का ये कहना है कि कांग्रेस जैसे हरियाणा में आपसी झगड़े में हार गई थी, वो स्थिति वापस केरल में खड़ी हो सकती है, बावजूद इसके कि उसके पास अभी एक 4% की लीड दिख रही है। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई राय है इस ओपिनियन पोल को लेकर तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कोई सवाल है, वो भी लिख कर भेजिए, हम अगली बार उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।